जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा ये 37वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टी से संबंधित प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आज के इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मिट्टी से संबंधित जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले उसको हम आसानी से सॉल्व कर दें और आपकी उस लेवल की तैयारी हो जाए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो मिट्टी की परिभाषा समझें। मिट्टी जो होती है ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, मुलायम परत है जिसमें वनस्पति उगती है, उस परत को आप मिट्टी कहते हैं। हजारों वर्षों का परिणाम है मिट्टी। अगर आप इसको ज्यादा कृषि करते हैं, अपरदन की समस्या से ग्रसित होते हुए खराब हो गई तो दोबारा इसका जल्दी बनना संभव नहीं होता। तो याद रखिएगा, मिट्टी जो है वो एक बहुमूल्य संसाधन है हमारे लिए, जिसपे वनस्पति उगती है और जिससे पूरी मानव सभ्यता आदि चलती है। क्लियर? तो यहाँ प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 5 प्रकार की। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी मिलती है। ठीक है। आईसीएआर का जो क्षेत्रीय कार्यालय आपको देखने को मिलेगा वो मध्य प्रदेश के भोपाल में है और इसने मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है। क्लियर? और इसी संस्थान ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा हुआ है। तो मध्य प्रदेश की मिट्टी जिसको 5 भागों में बांटा, उसमें आपको काली मिट्टी जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलती है, लाल पीली मिट्टी दूसरे नंबर पर ज्यादा मिलती है, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ये 5 भाग हैं जो आपको मध्य प्रदेश में मिट्टी के देखने को मिलते हैं। काली मिट्टी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है मालवा का जो पठार है यहाँ पर। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी बघेलखंड के क्षेत्र में ज्यादा मिलती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मध्य प्रदेश में जो भिंड मुरैना का जोन है यहाँ पर आपको, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। कछारी मिट्टी भी मध्य भारत के पठार में, इंपॉर्टेंटली श्योपुर, भिंड मुरैना इन क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। और मिश्रित मिट्टी की बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको मिलती है, जहां लाल और काले मिट्टी का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको काली मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है। तो एग्जाम में जैसे प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी है, 5 प्रकार की। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी मिलती है। मैंने अभी बताया था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी मिलती है। लगभग 47% इलाका मध्य प्रदेश का जो है मिट्टी का, वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ समझना है कि काली मिट्टी जो है वो लावा, ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसका परिणाम है। तो ज्वालामुखी का लावा जो है उससे जो चट्टानें बनती है उसको आप बोलते हैं बेसॉल्ट की चट्टान। ये बेसॉल्ट की चट्टानों का जो परिवर्तन होता है दोस्तों, छोटे छोटे से टुकड़ों में टूटती है और बाद में ये काली मृदा के रूप में स्थापित होती है। तो जब भी पूछा जाए कि काली मिट्टी कैसे बनी, तो दोस्तों काली मिट्टी आग्नेय चट्टान, बेसॉल्ट चट्टान से बनती है जो कि लावा का परिणाम होती है। ठीक है। इसमें आपको लोहे के मैग्नेटाइट्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका रंग काला होता है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो मालवा का जो पठार है, मालवा का जो पठार है यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इसका विस्तार देखने को मिलेगा। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत के संदर्भ में पूरा दक्कन का पठार, जिसमें आपको गुजरात का कुछ इलाका हुआ, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी इलाका हुआ, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका जिसमें मालवा शामिल है, महाराष्ट्र का जोन ले लीजिए। ठीक है। थोड़ा सा उत्तरी कर्नाटक का जोन ले लीजिए। पूरा जो इलाका है यहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश भी इसी दक्कन के पठार का एक हिस्सा है, मालवा का पठार। तो यहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है जो कि लावा का परिणाम है। अब समझना है कि लावा के लिए ज्वालामुखी होना चाहिए और ज्वालामुखी होगा तभी ना लावा धरती पर निकलेगा। तो हमारे मध्य प्रदेश में या भारत की मुख्य भूमि में तो कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो फिर ये लावा कहाँ से आ गया और ये काली मिट्टी कैसे बन गई। तो दोस्तों जब महाद्वीपीय विस्थापन का दौर चल रहा था तो भारतीय भाग कौन सी भूमि का हिस्सा है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पूरा। ये गोंडवाना भूमि जो है ये अफ्रीका के क्षेत्र में भारत का क्षेत्र जुड़ा हुआ था और महाद्वीपीय विस्थापन की जो प्रक्रिया हुई उस प्रक्रिया में अफ्रीका से टूटकर भारतीय भाग जो है उत्तर की तरफ खिसकने लगा।
बीच में हिंद महासागर में एक आइलैंड आता है, एक वॉल्केनिक आइलैंड जिसको ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं, वो था रीयूनियन आइलैंड। यहाँ पर भारत का भूभाग मान लीजिए अफ्रीका से निकला और ऐसे भूभाग उत्तर की तरफ खिसकता है भारत का, बीच में मिलता है रीयूनियन आइलैंड। तो ये रीयूनियन जो रहा, इससे भारत का भाग रुक गया। तो इस आइलैंड पर जो ज्वालामुखी की क्रियाएं हो रही, जिसके संपर्क में भारतीय क्षेत्र गया गया, तो भारतीय भूभाग पर भी इस प्रकार की क्रिया देखने को मिली। कुछ वर्षों बाद भारत का क्षेत्र यहाँ से अलग हो गया, फिर उत्तर की तरफ मूव करने लगा। तो ऐसे में जो ज्वालामुखी की क्रियाएं भारत में हुई, तो उसका लावा भारतीय भूमि पर रह गया और वो लावा धीरे धीरे करके बदल के काली मिट्टी में बदल गया। ये वाला भाग हमारे मालवा का दक्कन के पठार का क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो हमारे यहाँ पर लावा इस प्रक्रिया से आया और इसी प्रक्रिया के बाद हमारे यहाँ पर काली मिट्टी जो है वो भी बनती है, जो कि एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो सर्वाधिक हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है, लगभग 47% के आसपास। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो दोस्तों याद रखिएगा, काली मिट्टी जो है इसको भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंटली आप देखते हैं कि गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। छिछली काली होती है, साधारण काली होती है और गहरी काली होती है। 3 भागों में आपने काली मिट्टी को बांटा है। गहरी काली और छिछली काली बहुत कम मिलती है। जो भी काली मिट्टी है उसका सर्वाधिक जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो साधारण काली मिट्टी का देखने को मिलता है। मतलब मालवा के पठार पर आपको जो काली मिट्टी मिलती है वो साधारण काली मिट्टी होती है। जो गहरी काली मिट्टी होती है नर्मदा घाटी के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी मिलती है और काली मिट्टी में अगर पूछे तो साधारण काली जो मिट्टी है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों किसी मिट्टी की प्रकृति के लिए आप उसका पीएच मान देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन बोल देंगे। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो क्षारीय हो जाएगी। अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको मिट्टी में क्षारीयता और उसकी प्रकृति देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर हमें काली मिट्टी का पीएच मान पता हो तो हम पता कर सकते हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। काली मिट्टी का पीएच मान 6.3 से 6.4 के बीच में आपको देखने को मिलता है। अब 6.3 से 6.4 अगर पीएच मान है तो सीधी सी बात है कि ये 7 से कम है और 7 से कम अगर है तो अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। तो हमें काली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की दिखाई पड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे जो काली मिट्टी है दोस्तों, इसके जो गुण हैं वो बहुत ही व्यापक हैं। अगर हम इसके गुणों की बात करें, ध्यान रखेंगे काली मिट्टी जो होती है इसमें जल धारक क्षमता ज्यादा होती है। जल धारक क्षमता इसकी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात होती है इसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है। चूना की मात्रा इसमें ज्यादा होती है और इसीलिए जब ये मिट्टी सूख जाती है इसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। और दूसरी बात होता है कि जल धारक क्षमता इसकी ज्यादा है, जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है। तीसरी बात है दोस्तों, ये कपास की खेती के लिए बेहतर है। कपास के लिए आप इसको बहुत बेहतर मानते हैं, किसको? काली मिट्टी को। चौथी बात है कि इसको रेगुर मृदा के नाम से भी आप जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी आप जानते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसमें दोस्तों लोहे के जो अंश हैं, लोह अंश जो होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। लोहे के मैग्नेटाइट्स के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। जब काली मिट्टी जो है सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये काली मिट्टी की कुछ विशेषताएं हैं जो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। सबसे ज्यादा हमको मिट्टी देखने को मिलती है मालवा के पठार पर, सबसे ज्यादा यही मिट्टी मिलती है और कहीं ना कहीं उपजाऊ है, इसलिए मालवा को हम अन्न का भंडार भी, दलिया भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? अभी बताया मालवा के पठार पर ज्यादा मिलती है, लेकिन ये साधारण काली होती है। मालवा के पठार के अलावा नर्मदा घाटी के क्षेत्र में भी मिट्टी देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर गहरी काली मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का रंग काला किस कारण से होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, लोहे के अंश से। लोहे के अंश होते हैं, लोहे के मैग्नेटाइट्स के कारण इसका रंग काला होता है। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी। दोस्तों याद रखिएगा, जो लाल पीली मिट्टी उसमें पीले रंग जो होता है उसके जल नियोजित होने के कारण आता है और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, लाल पीली मिट्टी में मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड्स मिलते हैं और ऑक्सीकरण के कारण उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है,
लेकिन अगर हम उसके पीले होने की बात करें तो जल नियोजित होने पर पीली होती है और बेसिकली फेरिक ऑक्साइड जो है इसमें होता है, इसलिए ये पीला कलर इसको प्राप्त हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये लाल पीली मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 33% इलाके में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है लाल मिट्टी का क्षेत्र बघेलखंड का क्षेत्र आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? तो मैंने अभी बताया बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का 7% के साथ सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है। याद रखेंगे, ये सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र है किसमें? मध्य प्रदेश के 7 प्रदेशों में। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, जिसमें मालवा का जो पठार है वो 28% के साथ सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, और 7% के साथ बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्र है। मालवा मध्य प्रदेश का पश्चिमी जोन पड़ जाता है, बघेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जोन पड़ जाता है। मालवा में काली मिट्टी मिलती है, बघेलखंड में लाल मिट्टी का विस्तार है। साथ ही साथ बघेलखंड एक बोल सकते हैं कि उबड़ खाबड़ मृदा के क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। यहाँ की सरफेस बहुत रफ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? दोस्तों याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ, ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा अगर उपजाऊ कोई सी मिट्टी है तो वो आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, और इसके बाद आता है काली मिट्टी का स्थान। काली मिट्टी उसके बाद उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों उपजाऊ क्यों होती है? इसका कारण है क्योंकि ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव से, याद रखिएगा, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव से इसका निर्माण होता है। मतलब एक प्रकार की ये अक्षेत्रीय मिट्टी है। अक्षेत्रीय मिट्टी किसको बोलते हैं दोस्तों? ऐसी मृदा जिसकी पेरेंट चट्टान, जिनकी पैतृक चट्टानें कहीं और हों और मिट्टी का निर्माण किसी और जगह पे हो तो उसे अक्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी मिट्टी का पैतृक चट्टान थी, लेकिन ये नदी के द्वारा, हवा के द्वारा ये मिट्टी को ऊपरंश बहाकर यहाँ पर लाएगा और यहाँ पर जमा दिया। मृदा का निर्माण कहाँ होगा? यहाँ पे। तो यहाँ पर पैतृक चट्टान है, मृदा का निर्माण यहाँ, इससे हम बोलेंगे अक्षेत्रीय मिट्टी। जबकि अगर यहीं पर पैतृक चट्टान है और यहीं पर मृदा का निर्माण हो रहा है तो उसे क्षेत्रीय मिट्टी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी एक अक्षेत्रीय मिट्टी है, और भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाली मिट्टी अगर कोई है तो जलोढ़ मिट्टी है। ये मध्य गंगा का जो मैदान है वहां पर और डेल्टाई प्रदेश पर भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वितरित मिट्टी है, याद रखेंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में खाद्यान्न के उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत हद तक हमें भारत में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। जबकि मध्य प्रदेश में आपको काली मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। चंबल नदी के द्वारा बहाकर ले जाई जाती है और वहां पर इसका डिपोजिशन होता है, जिस वजह से। क्लियर? तो ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है और इसका पीएच मान 7 होता है। पीएच मान इसका कितना होता है? 7 होता है। मतलब जलोढ़ मिट्टी जो है वो एक उदासीन मिट्टी में आती है। याद रखेंगे, किसी भी प्रकार की फसल आप जलोढ़ मिट्टी में कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भारत की जितनी भी मिट्टी है उन सभी मृदाओं में आपको नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। और नाइट्रोजन की कमी चूंकि हमारे यहाँ पर एक आम बात है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो खाद का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो नाइट्रोजन वाली खाद, यूरिया का सबसे ज्यादा आपको प्रयोग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की जनरली कमी देखने को मिलती है। वो आपको इस मिट्टी में भी देखने को मिलेगी। भले उपजाऊ होती है लेकिन पोषक तत्व कम है। लेकिन चूंकि बढ़ती जनसंख्या है और बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न ज्यादा उत्पादन करने की जरूरत है, तो ऐसे में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के कीटनाशक, अलग अलग प्रकार के उर्वरक आदि का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि रासायनिक है। इस वजह से कहीं ना कहीं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है और मिट्टी का प्रदूषण होता जा रहा है। दूसरी बात दोस्तों कि जो मिट्टी है उसमें बहुत ज्यादा कृषि की जा रही है। तो अगर आप ज्यादा बारंबार कृषि करेंगे, मिट्टी को खाली नहीं छोड़ेंगे, तो जितनी भी आप फसल उगाते हैं वो कंटिन्यूअसली मिट्टी के पोषक तत्व को यूज करती है और पोषक तत्वों का पुनर्भरण नहीं हो पाता। आप खाली छोड़े तो पोषक तत्वों का पुनर्भरण हो, लेकिन खाली छोड़ते ही नहीं है।
खाली छोड़ते नहीं है तो पुनर्भरण होता नहीं है, जिस वजह से पोषक तत्व खत्म होते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि मिट्टी प्रदूषण का शिकार होती है और उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है और वो रेतीली मिट्टी में बदल जाती है। तो ज़रूरी है कि इस मिट्टी को समय समय पर परती भी छोड़े, खाली भी छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी जलोढ़ मिट्टी आज हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र के कारण कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि खराब होती जा रही है। विशेषकर हम देखें दोस्तों तो बिहार हो, बंगाल का क्षेत्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा मिलती है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में बार बार खेती, ज़्यादा खेती प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है और ज़्यादा सिंचाई से मिट्टी में लवणता बढ़ती है, उसकी प्रदूषण की स्थिति में वो पहुंच जाती है और मिट्टी रेतीली होती जा रही है। इसलिए भारत की बहुत सारी मिट्टी आज बीमार है। क्यों? क्योंकि वो उसकी लवणता वृद्धि हो रही है और वो रेतीली मिट्टी में बदलती चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक परिणाम है, जिसको रोका जाना जरूरी है। ठीक है, ये हमने जलोढ़ मिट्टी की उसकी समस्या की बात की है। भारत में सबसे ज्यादा मिलती है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में मिलती है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव से बनती है। पोषक तो ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि जगह जगह से बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। तो मिट्टी जगह जगह से नदी के माध्यम से ऊपरी परत जो होती है जिसमें पोषण ज्यादा होता है वो बह के आ जाती है और एक पर्टिकुलर स्थान पर डिपॉजिट हो जाता है। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी होती है। निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? मैंने अभी बताया कि जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है, इसका pH मान 7 होता है। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। बुंदेलखंड में दोस्तों विदिशा का एरिया, सागर का एरिया, छतरपुर हो गया, नासी, ये जो पूरा इलाका है, इस एरिया में आपको लाल पीली का सॉरी काली और लाल का मिश्रण मिलता है। तो ये मिश्रित मिट्टी होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों कछारी जो मिट्टी होती है जिसमें रेत की मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ये बाढ़ के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। और बेसिकली बाढ़ हमारे मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है चंबल नदी के कारण। तो श्योपुर, भिंड, मुरैना में आपको कछारी मिट्टी ज्यादा देखने को मिलती है, मध्य भारत के पठार में, उत्तरी मध्य प्रदेश में। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा? मैंने बताया उत्तरी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? छिछली काली मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 47% भाग पर फैली हुई है। सबसे ज्यादा मालवा के पठार में फैली हुई। इसके अलावा बुंदेलखंड इसके अलावा जो नर्मदा घाटी है उसके पश्चिम में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है, गहरी काली मिट्टी। लेकिन साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली, जो काली मिट्टी के 3 प्रकार है, उसमें सबसे ज्यादा साधारण काली है और छिछली काली जो है वो केवल 7.1% आपको देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो मिट्टी का अपक्षरण होता है उसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु के नाम से आप लोग जानते हैं। धीरे 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 करके मिट्टी खत्म होती जाती है और एक दिन मिट्टी की मृत्यु हो जाएगी, वो मरुस्थल में बदल जाती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव की समस्या ज्यादा है? दोस्तों याद रखेंगे, मुरैना जो है वो मृदा अपरदन की समस्या से सबसे ज्यादा ग्रसित जिला है मध्य प्रदेश का। चंबल नदी जो है वो महू के जानापांव से निकलती है और इसका प्रवाह दोस्तों इस प्रकार से होता है। तो ये महू से निकलने के बाद इस प्रकार से बहेगी, फिर उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम, फिर उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। अंत में भिंड मुरैना वाले क्षेत्र से बहकर ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि चंबल नदी जब जाती है तो इसका जो प्रवाह होता है वो भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में ढाल के कारण बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिसके कारण वहां पर ये अपरदन की क्रिया ज्यादा करती है। और यहाँ पर अपरदन के कारण इसने बहुत बड़े बड़े महाखंड का निर्माण किया है, जिसको आप एक प्रकार से उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। ये उत्खात भूमि वहां पर अपरदन का एक प्रकार का सीन देखने को मिलता है और ये डाकुओं के रहने की स्थली भी बन गई है। आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा कि डाकू जो होते हैं वो बीहड़ में रहते हैं। ये बीहड़ चंबल क्षेत्र में मिलता है और वो चंबल नदी के द्वारा अपरदित किया गया क्षेत्रीय होता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि वेटलैंड परिणाम है अवनाली का अपरदन का है। चंबल नदी इस प्रकार से बहती हुई जाती है और अपने साथ मिट्टी को काटती हुई ले जाती है। जहां से इसने मिट्टी को काटा है वहां पर भूमि जो है वो एक प्रकार का अवनाली का अपरदन दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी को गहरे नालों का गठन करती है, उसकी ऊपरी परत को हटा देती है? तो वो है दोस्तों नाली कटाव, ये भी ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी में बालू की कमी होती है? दोस्तों तो याद रखेंगे, बालू की कमी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है काली मिट्टी में, क्योंकि ये लावा से बनी हुई मिट्टी होती है, जबकि लाल पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये अलग प्रकार की क्रियाओं का परिणाम होती है, इसलिए इसमें आपको बालू की मात्रा थोड़ी सी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है, निक्षालन की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? दोस्तों तो निक्षालन की प्रक्रिया से लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। बड़ी बड़ी चट्टानें नीस की होती हैं, वो चट्टानें धीरे धीरे करके खिसती जाती हैं और उसका मिट्टी के रूप में जमा हो जाता है। बेसॉल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो याद रखेंगे, बेसॉल्ट एक आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा से बनती है। और यहाँ पर ये समझना है कि बेसॉल्ट का जब टुकड़े में टूटना होता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। निम्न में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है? दोस्तों याद रखेंगे, इनमें अगर हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें बालू की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अपरदन के जमाव से बनती है, तो नदी के साथ साथ थोड़ी सी बालू भी आती है, इसमें बालू की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। लाल पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? दोस्तों तो याद रखेंगे कि मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश की, भारत की सभी मिट्टी में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। तो लाल मिट्टी में, पीली मिट्टी में आपको नाइट्रोजन, ह्यूमस दोनों की कमी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है? दोस्तों तो याद रखेंगे, लाल पीली मिट्टी धान की फसल, चावल के लिए आदर्श होती है। जैसे हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? बालाघाट में होता है। तो बालाघाट दोस्तों कहाँ पर आता है? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पर आपको लाल मिट्टी, पीली मिट्टी का क्षेत्र दिखाई पड़ता है। बस याद रखिएगा कि धान की खेती लाल पीली मिट्टी के क्षेत्र में होगा, लेकिन यहाँ पर बारिश जो होगी ना वो भी आप लोगों को लगभग 150 सेंटीमीटर तक चाहिए। अधिक बारिश में ही आप धान की खेती बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साउथ इंडिया में जब आपने साउथ इंडिया की फिल्म में देखते हो तो उसमें जो विलन की लड़ाई होती है वो जनरली लाल मिट्टी के खेतों में होती है, और वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि खेत पानी से बहुत ज़्यादा भरे होते हैं। जब उसमें लड़ाई होती है तो जो, अगर आपने देखा है तो जो विलन होते हैं, हीरो होते हैं, लड़के, उनके कपड़े रेड हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़ाई कहाँ होती है? लाल मिट्टी के क्षेत्र में होती है। और इसलिए होती है क्योंकि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में, खासकर तमिलनाडु, यहाँ पर आपको लाल मिट्टी ही मिलती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी है, और भारत में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी का क्षेत्र आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ये भी ध्यान रखेंगे, चावल की खेती की दृष्टि से ये बहुत उत्तम प्रदेश होता है। हालांकि लाल पीली मिट्टी जो है दोस्तों, इसमें एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति आपको क्षारीय भी देखने को मिलेगी और अम्लीय भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 5.5 से लेकर 8.5 के बीच में होता है। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति इसमें देखने को मिलती है। एक अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है, इसमें मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा आदि की खेती बेहतर हो सकती है। गेहूं आदि की खेती की दृष्टि से देखें तो बेहतर मिट्टी नहीं होती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, लाल पीली मिट्टी राज्य में कहाँ मिलती है? दोस्तों याद रखेंगे, मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी का जो इलाका है यहाँ पर आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है, बघेलखंड के क्षेत्रों में। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी फेरिक ऑक्साइड है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम पे। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है दोस्तों। मिट्टी से संबंधित जो भी साइंटिफिक रिसर्च करनी पड़ती है उन सबके लिए जिम्मेदार संस्थान है ये भारत मृदा विज्ञान संस्थान, जो मध्य प्रदेश में है। और 16 अप्रैल में 1988 को इसको स्थापित किया गया था, और ये ICAR के अधीन एक संस्था है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है दोस्तों, उसके अधीन एक संस्था के तौर पर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान को स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जिम्मेदार संस्था है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? याद रखिए, कृषि अनुसंधान परिषद में ICAR आप इसको कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है ये 16 जुलाई 1929 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में कृषि से संबंधित अनुसंधान करने के लिए एक जिम्मेदार संस्था है भारतीय स्तर पर, और मिट्टी के संदर्भ में भी शोध यही करती है, और इसी के अंदर में ही आपको मृदा विज्ञान संस्थान जो वो भी काम करते दिखाई पड़ता है। तो ICAR की क्षेत्रीय शाखा हमारे यहाँ पर कहीं है तो भोपाल में है, ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब से प्रारंभ की गई? दोस्तों भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए तो लक्ष्य रख दिया था कि भाई हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए क्या करना था?
किसानों की आय को दुगना करने के लिए फसलों से संबंधित अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाने की जरूरत थी और वो की भी गई। परंतु अगर आप किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं तो उनके उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत होगी, और उत्पादन को अगर बढ़ाना है तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। और मिट्टी की उर्वरता क्षमता आप तब बढ़ाएंगे जब आपको पता होगा कि उर्वरता क्षमता कम है, ज़्यादा है, क्या स्थिति है, और कम है तो कितने लेवल पर क्या चीज़ मिलाएंगी बढ़ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी था कि उस मिट्टी के स्वास्थ्य की, हेल्थ की, क्वालिटी की जांच की जाए। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि पहले जांच के लिए ऐसे कोई विशेष स्थिति देखने को नहीं मिलती थी। तो मोदी जी ने क्या किया, आने के बाद लगभग 19 फरवरी को देखें 2015 में, 19 फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कर दिया। इसमें क्या किया गया, इसमें जो किसान रहे उनकी मिट्टी का एक स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता था। उससे पता चलता था कि मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, क्या है, क्या नहीं है। जो किसान होते हैं उनको अपने क्षेत्र की मिट्टी का एक नमूना लेके जाना पड़ता है, लेबोरेटरी में उसकी जांच होती है, जांच के बाद उसके स्वास्थ्य कार्ड को बनाकर किसान को दिया जाता है, जिसके आधार पर उनको सजेस्ट भी किया जाता है कि क्या मिलाना चाहिए, किस मात्रा में मिलाना चाहिए, ताकि आपको अच्छी फसल हो सके और किस फसल को आप आपकी मिट्टी में बेहतर कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार की स्वास्थ्य कार्ड बना और किसानों को इस प्रकार की सजेशन मिलने लगे तो कहीं ना कहीं वो बेहतर कृषि करने में सक्षम हो पा रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देखने को मिल रहा है। उसका एक श्रेय जो है वो इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड को भी जाता है। लगभग 12 करोड़ के आसपास मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो योजना के लागू होने के बाद सरकार बना चुकी है। और ये स्वास्थ्य कार्ड दोस्तों हर 2 साल में, हर 2 वर्ष में बनाया जाता है और 40 वर्ष से ज़्यादा के जो किसान हैं उसको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। इसमें एक लेबोरेटरी स्थापित की जाती है जिसमें हर क्षेत्र में 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसको केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ वहन करती हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका एक थीम भी रखी गई थी। क्या रखा गया था, स्वस्थ मृदा खेत हरा। ये थीम याद रख लीजिएगा। स्लोगन था इसका कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या था, अगर एग्जाम में पूछते तो बताएंगे स्वस्थ मृदा खेत हरा। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में हमने बात की, जो मध्य प्रदेश सहित भारत में मृदा के स्वास्थ्य को लेकर एक इम्पोर्टेंट पहल रही भारत सरकार की, जिससे कि किसानों को उनकी मिट्टी की स्थिति के बारे में पता चल रहा है और उस हिसाब से वो काम करते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है। दोस्तों, लवणीकरण का मतलब है कि मिट्टी में खारेपन का बढ़ना, लवणों की मात्रा, जैसे सोडियम होता है इस प्रकार की, कैल्शियम इस प्रकार के जो लवण है उसमें बढ़ जाना, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं लवणीकरण मिट्टी का। तो जब जब मिट्टी में खारेपन बढ़ता है तो उसकी प्रक्रिया में अत्यधिक सिंचाई बहुत बड़ी कारक होती है। कारक तो सभी हैं, कीटनाशक, भूमि का कटाव, ये सभी कारक हैं, लेकिन अधिक सिंचाई जो है वो इसका मुख्य कारण है। जब आप ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र है, अब यहाँ पर ये मिट्टी का पूरा परत था, अब इस पर आपने क्या किया, यहाँ पर पानी भर गया। अब पानी भरने के बाद इसमें एक समस्या होती है, क्या होता है कि पानी कुछ दिनों बाद सूख जाना है। लगातार पानी भरा रहे या आप उसमें अधिक सिंचाई करते हैं तो मिट्टी में पानी के कारण जो लवण होते हैं वो घुल जाते हैं, और घुलने के बाद जब पानी सूखता है तो पानी के सहारे वो मिट्टी के ऊपरी परत पर आकर जम जाते हैं। अंदर जो लवण होंगे वो पानी के सहारे क्या करेंगे, ऊपर आके जम जाते हैं, और ऊपर जब पानी सूखेगा तो वो लवण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सूखने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो जिससे मिट्टी खारी हो जाती है और मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को आप कोशिका कर्षण, कैपिलरी एक्शन की प्रोसेस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार की गतिविधि के कारण मिट्टी के भीतर के लवण मिट्टी के ऊपरी परत पर जम जाते हैं, जिससे मिट्टी में खारापन बढ़ जाता है और मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण में की दर को प्रभावित करता है दोस्तों जलवायु। याद रखिएगा, जलवायु बहुत हद तक इसको प्रभावित करता है। जलवायु के हिसाब से ये ज़्यादा और कम प्रोसेस होती है, ठीक है। एंटीसोल किसे कहते हैं दोस्तों, एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। मृदा की लवणता मापी दोस्तों, चालकता मापी से आप मृदा की लवणता को मापते हैं। याद रखिएगा, साइक्रोमीटर जो है वो एक प्रकार से चालकता मापी होता है, और चालकता मापी से आप मृदा की लवणता को माप सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेरेनिटी मीटर होता है, लवणता मीटर होता है, उसमें मिट्टी का या पानी का एक नमूना डाला जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रोड्स को छोड़ा जाता है तो उसके आधार पर आपको पता चल जाता है कि मिट्टी में लवणता की मात्रा कितनी है, याद रखेंगे, ठीक है। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि, खाली पड़ी हुई भूमि राजस्थान में, क्योंकि इसके कई बहुत बड़े क्षेत्र में आपको पानी नहीं मिलता है। पानी नहीं होने के कारण मिट्टी जो है रेत में बदल चुकी है, तो बंजर भूमि के तौर पर यह है
ध्यान रखेंगे। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक नदी ये जा रही थी और एक नदी ये जा रही थी, इसको मान लिया हमने गंगा और इसको मान लिया हमने यमुना। अब गंगा और यमुना जब दोनों बहती हैं तो इनके बीच में इनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से यहाँ पर एक मिट्टी का जमाव हो चुका है। तो ये जो उपजाऊ मिट्टी होगी दोस्तों, इसको दोआब कहते हैं। ठीक है, गंगा यमुना का दोआब आपने बहुत सुना होगा, तो याद रखिएगा इसे दोआब के नाम से जाना जाता है। जब भी एग्जाम में आए तो इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है, तो याद रखेंगे मृदा अपक्षय जो होता है वो याद इंपॉर्टेंट कारण इसका अतिशय वर्षा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अतिशय कृषि और अतिशय चारण और वन उन्मूलन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अतिचारण, अगर आप बहुत ज्यादा पशुओं को चराते हैं तो भी, और बहुत ज्यादा अगर वर्षा होगी तो भी मृदा का अपक्षय की समस्या खड़ी हो जाती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है दोस्तों, वन रोपण करके। वृक्ष जो होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिसके कारण मिट्टी हवा के द्वारा, पानी के द्वारा बहाकर नहीं ले जाई जाती, एक जगह पर मिट्टी स्टेबल रह पाती है। तो वृक्षों की जड़ों के कारण मिट्टी की जकड़ने के कारण मिट्टी बहती नहीं है और मृदा अपरदन रुक जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी जलोढ़ को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश सहित भारत की मिट्टी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा। ये वो सब फैक्ट्स से क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आने की संभावना इनकी है। क्लियर, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जितने भी टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, उनके आप अगर व्यवस्थित नोट्स बना लेते हैं तो एग्जाम टाइम पे आपको परेशानी नहीं आएगी। लगातार वीडियोस को देखते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।